Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic and it is related to the charges in magnetic field. So today we are going to discuss about the presence of charges in magnetic field. This course is related is basically electricity and magnetism to PHY 402 BS Physics 4th semester evening spring 2021. So in the last lecture we have discussed about what is magnetic field versus electric field और फिर हमने magnetic force के बारे में पढ़ा था, फिर magnitude of the magnetic force, फिर हमने direction of magnetic force के हवाले से बात की थी. हमने ये पिछले लेक्चर में स्टडी करने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज हैं एंड देन वी डिस्कस अबाउट द वेरियस थिंग्स अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. So in this way now we are able to understand that कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास किस तरह से काम करता है, तो उसके मुताबिक जो है हम इसको डील करेंगे. So in this lecture, we are going to discuss about the first of all the review of basics of magnetic field. कि वो चीज़ें जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ी हैं, स्पेशली फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसको स्टडी करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड और चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड. इन दिस वे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैटिक चार्जेस, मूविंग चार्जेस एंड सर्कुलेटिंग चार्जेस, उनकी प्रेजेंस के ऊपर भी बात करेंगे. So, first of all, we are going to review the concepts of magnetic field with the basic MCQ जो कि आपके पास है कि a particle in a magnetic field is found to have zero magnetic force on it. एक बॉडी है, एक चार्ज पार्टिकल है जो सॉरी पार्टिकल है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो लग रही है. विच सिचुएशन इज इम्पॉसिबल टू हैपन. तो ये कौन सी सिचुएशन है जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती. तो सबसे पहली ऑप्शन दी हुई है पार्टिकल न्यूट्रल. पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल है. पार्टिकल स्टेशनरी. मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड. द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल. तो अगर आप गौर करें तो एफ जो है वो ज़ीरो होना चाहिए और एफ का फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज दी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो उस हवाले से आप अगर गौर करें तो द पार्टिकल इज न्यूट्रल, द पार्टिकल इज स्टेशनरी. तो अगर चार्ज जीरो होता है तब भी फोर्स जीरो हो जाएगी, अगर वी जीरो होता है तब भी फोर्स जीरो हो जाएगी, अगर साइन थीटा किसी तरीके से जीरो हो जाएगा तो तब भी ये फोर्स क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है. तो पहली दो सिचुएशन ऑप्शन में क्यू जीरो है, फिर वी जीरो है, फिर अगली ऑप्शन के अंदर जो है वो एंगल जो है वो जीरो कर दिया उन्होंने, तो साइन जीरो जीरो होता है. इसी तरह अगर साइन 180 लिया जाए ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो आपके पास क्या होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा. So in this way all the situation becomes possible, so that is our option will be the E. तो उस हवाले से आपको ये पता होना चाहिए. सेकेंडली जो है एक सिचुएशन है जिसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास द फिगर शोज दैट फाइव सिचुएशन इन विच a charged particle with the velocity travel through the uniform magnetic field in which situation direction of magnetic force is parallel or along to the positive axis. तो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो आपने डायरेक्शन बता दी है किस तरह से हो सकती है उसके मुताबिक. तो आइए देखें कि वी क्रॉस बी जो है वो किस तरह से लिया जाएगा कि वो आपके पास जो होगा वो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगा. तो कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर वी क्रॉस बी जो है वो आपके पास अलॉन्ग पॉजिटिव साइड के हिसाब से होगा. तो आपने वी क्रॉस बी लगाना है और कोशिश करनी है कि ये प्लस एक्स की तरफ हो. तो वी हैव ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन है, इसी तरह से ई ऑप्शन है. तो आप प्रोबेबली अपने अपने तौर पे आप सब लोगों ने राइट हैंड रूल लगा के मुझे बताना है कि विच वन ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, ठीक. तो ये आप लोगों के लिए इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आप 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे अच्छे तरीके से सोच के बता दीजिएगा कि विच ऑप्शन इज़ राइट. सो अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सोर्स से हम फील्ड की आउटकम को कंडक्ट कर सकते हैं. तो हमने उसी फॉर्म को एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी को अगर हम लें तो बी कैन बी रिटन एज एफ ओवर क्यू वी.
तो उस हवाले से इसका जो यूनिट होगा इट विल बिकम टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला कहलाता है। और ये एक्चुअली 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेंटीमीटर सॉरी कूलम मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से हियर 1 न्यूटन ओवर एम्पेयर मीटर। तो ये आपके पास क्या होगा जी, टेस्ला होगा। 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁻+4 गॉस के बराबर होता है। सो देयर आर बेसिकली द टू यूनिट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक है टेस्ला जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, इसी तरह गॉस जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। और गॉस जो है वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है, जबकि जो टेस्ला होता है वो एसआई सिस्टम का यूनिट है। तो उस हवाले से इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। So the magnetic field lines with similar rules, the direction of tangent to the magnetic field line at any point gives the direction of D at that point। तो उस हवाले से ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और फिर स्पेसिंग की बात की जाए तो द स्पेसिंग ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड while the spacing is stronger where the lines are closer to each other and conversely। So here is a convention with respect to the direction of magnetic field। तो याद रखिएगा कि हम किसी भी फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो हम उसे एक एरो के तौर पर कंसिडर करते हैं। एरो के जो स्टार्ट वाला हिस्सा होता है इट इज टेकन एज अ टिप पॉइंट, और जो एंड वाला हिस्सा होता है इट इज टेकन एज अ क्रॉस पॉइंट। तो उस हवाले से अगर कोई फील्ड आपकी तरफ आ रहा है तो ये बाहर की तरफ होगा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस वे कि आप उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई फील्ड इनटू द पॉइंट होगा, इनटू द पेज होगा, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस। तो उस वाले से आप इसको क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली मैग्नेटिक जो है सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट सोर्सेज एज यू कैन सी है। दिस इज द मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट सोर्स। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट सोर्सेज हैं। ये करंट की मौजूदगी वजह से है, और ये बगैर करंट की सिचुएशन से इनके साथ भी आप मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। Meanwhile, we can also have some natural sources जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाते हैं और हमारे नेचर में पाया जा रहे हैं। जिसके अंदर जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है वो हमारी अपनी अर्थ है, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ का है, और उसके मुताबिक जो है ये जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस हैं ये विचुअली तौर पर ड्रॉ की गई हैं। और ये हाइपोथेटिकली तौर पे दिखाया गया है कि इस तरह से जो है वो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है बिहेव करता है। तो उस हवाले से कल भी डिस्कस हो रहा था ग्रुप के अंदर, बिररा की तरफ से भी क्वेश्चन था कि क्या क्यों हमारे जो पोल्स होते हैं वो मैग्नेट के पोल्स से डिफरेंट होते हैं, अर्थ के पोल्स। तो हेयर इज बेसिकली द टू वेज टू कैलिब्रेट द पोल्स। एक है जो जियोग्राफिक पोल्स बनाते हैं जियोग्राफी वाले, और एक है जो हम एज अ फिजिसिस्ट जो है वो उस पे काम करते हैं। तो उस हवाले से अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जियोग्राफिक पोल्स से बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक्चुअली तौर पे दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर एज यू कैन सी इन दिस फिगर हियर आल्सो। एन जियो बेसिकली दैट इज द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये जियोग्राफिक साउथ पोल है। जबकि आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास क्या है जी, वो साउथ होगा ये वाला हिस्सा, और ये वाला क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो उस हवाले से बहुत सारे जो आपके पास शिप्स वाले हैं वो इन सारी चीज़ों को कंप्यूट करके चलते हैं, उसके मुताबिक ये किया जाता है। और इसके अंदर मौजूद जो है वो रीज़न क्या है कि वाई such planets exhibit the phenomena of magnetic field because of in their core they have the magma, and the magma is basically due to the charges, और वहाँ आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। So similarly we have a general trend about the strength of magnetic field। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है you can say a surface of neutron star जो है वो 10⁻8 टेस्ला है। नियर बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो 1.5 टेस्ला इनसाइड अ सन स्पॉट। तो ये आपके पास 10⁻−1 टेस्ला नियर द स्मॉल बार मैग्नेट 10⁻−2 टेस्ला एट अर्थ सरफेस 10⁻−4 टेस्ला इन interstellar space से 10⁻10 टेस्ला। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना वीकर है नेचुरली सोर्सिंग के साथ, और कितना स्ट्रॉन्गर है व्हेन यू हैव स्टार्स और नियर बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और अदर टाइप ऑफ द सिचुएशन। सो
According to the types of magnetic field, we have actually two types of magnetic field. As you can see here, so ये आपके पास ये दो तरह के magnetic field है और ये magnets भी दो तरह के हैं. This is the horseshoe magnet model जो है जिसे हम U form में लेते हैं, and this is the you can say a curvilinear curved magnet जिसके अंदर आपके पास ये situation है. सो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आप जानते हैं कि इनकी जो लाइंस हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड, सो दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जांपल. बट दीज लाइंस आर बेसिकली द टोटली वेरिंग और इसकी स्ट्रेंथ और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. So obviously when you have a charge particle among these magnetic fields, then you will have or totally a different force. अगर कोई चार्ज बॉडी जो है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है अगर वो इस डायरेक्शन में होगा और अगर एक चार्ज बॉडी इस फील्ड में होगा तो उनके ऊपर लगने वाली जो सिचुएशन दोनों की फोर्सेस जो हैं दे विल बी टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. तो उसको हम देखते हैं कि ये कैसे से हो सकता है. आइए इन सारी सिचुएशन को स्टडी करने के लिए हम फर्स्ट वन बाय वन इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट सिचुएशन इज दैट कि हम किसी जो है अगर फील्ड के अंदर कोई चार्ज बॉडी जो कि रेस्ट पे है अगर वो हो गया तो फोर्स क्या होगी जी जीरो होगी. दैट इज बाय एफ बी बिकम्स जीरो है. सेकेंडली अगर कोई बॉडी है और वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है और अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो तब भी वो जीरो होगा. तो अगर वो बॉडी किसी ना किसी एंगल पे किसी पर्टिकुलर वे से एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो फोर्सेस के ऊपर क्या लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसकी वजह से बॉडी क्या होना शुरू होती है डिफ्लेक्ट होती है. जैसे ही बॉडी डिफ्लेक्ट होती है तो उस वाले से बॉडी क्या सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू करती है और इससे ही आज साबित करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. So FB never has a component parallel to the V and can't change the particle's kinetic energy. So the force can change only the direction of V. The charged particle move in a circular plane perpendicular to the magnetic field. So as you know that the sum of all the forces acting on the body is equal to the mass product of mass and acceleration is equal to magnetic force. So we have here magnetic force expression the QVB is equal to mv square over r because the body is moving in a circular form, so that's why the acceleration is putting here is the centimeter acceleration. तो उस वाले से हमने यहाँ पे v square over r की वैल्यू की जगह ए की वैल्यू पुट की है. सो अकॉर्डिंग टू दी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे है तो उसका आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं एम वी ओवर क्यू बी और इस वाले से आप जो है उसकी एंगुलर स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं और वो बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन है वी इक्वल टू आर ओमेगा. तो यूज़ किया हमने आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो इट विल बी क्यू बी ओवर एम. सो दिस इज दी circular or you can say the uh, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और इसे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. और अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहें तो इट विल बी द सेम एस इज इक्वल टू वी टी लगाया जा सकता है या फिर आप उसे एंगुलर फॉर्म के अंदर कंप्यूट कर सकते हैं और उस वाले से आपके पास ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी. सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल को रखेंगे और वो उसके अंदर मूव करता है तो वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देता है. तो उस वाले से हमारे पास जो है टाइम पीरियड का जो रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता है ओमेगा के साथ इट विल बी टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर. सो वी कैन से है इफ वी हैव दिस सिचुएशन देन द टी एंड ओमेगा डू नॉट डिपेंड अपॉन द velocity of the particle. That is important result here. So the fast particles move in large circles and slow ones in small circles, but all particles have the same charge to mass ratio, the same time t to complete one round trip. That is interesting one. कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मास टू चार्ज रेशियो उसकी सेम होगी तो वो हमेशा एक ही टाइम इंटरवल के अंदर जो है वो अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करेंगे. The direction of rotation of the positive particle is always counterclockwise and the direction of negative particle is always क्लॉकवाइज. तो याद रखिएगा इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगी. तो इसी तरह से अगर आपके पास जब कोई बॉडी हो जिसके अंदर आपका पार्टिकल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव करेगा तो उस वाले से हमारे पास दो तरह की सिचुएशन है जो कि डेवलप हो सकते हैं. सर्कुलर पाथ के अंदर जब कोई बॉडी मूव करेगा देन द वी इज परपेंडिकुलर टू द बी दैट इज यूनिफॉर्म एंड द हेलिकल पाथ.
तो सर्कुलर पाथ तब बनते हैं जब वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू द बी हो और वो यूनिफॉर्म हो। जबकि जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका हेलिकल पाथ बनता है और उसको हम कहते हैं कि वी हैज़ द कंपोनेंट पैरेलल टू द बी। देन उसके ऊपर 2 तरह की फोर्सेस लग रही होती हैं। एक पैरेलल टू द वी होती है और एक आपको परपेंडिकुलर टू द वी होती है। मोशन इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एट द एंड एंड वीक इन द मिडल। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको कहें तो इट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक बॉटल कंडीशन और यू कैन से मैग्नेटिक मिरर। इसको मैग्नेटिक मिरर भी बोला जाता है। एंड द सेकंड इज़ द अरोरा जो कि आपके पास यहाँ पे बनाया के दिखाया गया है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मिरर जो कि मैग्नेटिक बॉटल के नाम से भी मशहूर है। आप देख सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इस हवाले से जो आपके पास ट्रैजेक्टरी है चार्ज पार्टिकल्स की तो वो एक जैसी मोशन नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पे वो दे आर क्लोजली स्पेस सर्कल पे मुश्तमिल है और ये जो है हेलिकल पाथ जो है आगे चल के एक्सपेंड हो जाता है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो दिस स्पाइरल पाथ इज बेसिकली cover you can say the trajectory of the particle which is present in the non-uniform magnetic field. However, if we have a uniform magnetic field, the body ने क्या करना था सिर्फ सर्कल में मूव करना था तो उस हवाले से ये सिचुएशन जो है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे के हवाले से। तो याद रखिएगा कि हमारे पास दो सिचुएशन है। अगर आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता तो बॉडी ने सर्कुलर पाथ में मूव करना है था। अगर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो बॉडी ने किस में मूव करना था हेलिकल पाथ के अंदर मूव करना। तो उसी हवाले से इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यू हैव द थर्ड एमसीक्यू ऑफ द डे दैट इज दिस द फिगर शोज दैट द सर्कुलर पाथ ऑफ द टू पार्टिकल्स that travel at the same speed in a uniform magnetic field B which is directed into the page. One particle is proton, other particle is electron which is less massive. So which figure is physically reasonable? तो आपके पास टोटल जो है वो 5 फिगर है और आपने बताना है कि ये सिचुएशन है जिसके अंदर आपके पास जो फील्ड है वो इनटू द पेज है और आपके पास जो है 5 सिचुएशन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तो उसके मुताबिक जो है आपने ये फाइंड आउट करके बताना है कि इनमें से कौन-सा जो है वो राइट होगा। आपकी हेल्प के लिए एक बात मैं आपको पहले बताता चलूँ कि कौन से वाला जो है वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो उस वाले से ज़रा देखिएगा। आपने सबसे पहले इनकी डायरेक्शन जो आपको दी गई है उसको देखना होगा। ये डायरेक्शन भी सेम है डी ऑप्शन की और ये डायरेक्शन भी सेम है, बोथ आर दी सेम डायरेक्शन तो ये हो ही नहीं सकती, ये हमारा पहला ही क्रॉस हो जाएगा। तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आइए देखें ई ऑप्शन के बारे में। ई ऑप्शन है उनमें भी दोनों डायरेक्शन सेम हैं जो कि नहीं हो सकते बिकॉज़ अभी हमने पढ़ा था कि एक की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज़ होनी चाहिए, दूसरे की क्लॉकवाइज़ होनी चाहिए। सो ओनली वी हैव 3 ऑप्शंस लेफ्ट। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ के मुझे बताना है कि व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्टेड वन देन वी विल डिस्कस दी आवर फाइनल आंसर। तो उस हवाले से फिर हम अपने फाइनल आंसर की तरफ डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे। और दिस इज़ द ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। तो आपने इन तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके नज़दीक वो बताएँ, फिर इसके मुताबिक हम अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। होएवर अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है तो देन यू कैन आल्सो यूज़ दिस कांसेप्ट आल्सो कि R इज़ इक्वल टू mv ओवर qv। तो दिस विल गिव यू द रेडियस ऑफ सर्कल कि जो सर्कुलेटिंग बॉडी में बनाना चाहिए, उसके मुताबिक आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं। So inshallah in next lecture we will discuss about the charge in electric and magnetic field. What happened जब आपके पास आपने magnetic field भी लगाया हुआ है उसके साथ हम electric field को भी ऐड कर दें तब क्या सिचुएशन होगी। सेकेंडली करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। तो जब आप किसी वायर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उस हवाले से जब किसके पास ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो बाहर वाले मैग्नेटिक फोर्सेस और उसके मैग्नेटिक फील्ड का कैसे इंटरेक्शन होगा वो देखना होगा। फिर हम ये स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास करंट कैरिंग लूप है और वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो ऑब्वियसली लूप इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 4 वायर्स तो वो किस तरह से बिहेव करेगा।
and at the end we will discuss about the magnetic dipole moment and the energy of the system. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे. Obviously, you have any question or discussion, then you are welcome to ask question in our interactive session. आप Zoom मीटिंग के जरिए से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से यूट्यूब कमेंट सेक्शन से के जरिए से अपने सवाल पूछ सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो यू आस्क क्वेश्चन और डिस्कशन, सो आई विल बी अवेलेबल. आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा जी. अल्लाह हाफिज़.